हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूलॉजी वाइज और साथ ही साथ डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज़ में। तो आज के सिलेक्शन में पढ़ने वाले हैं सेल स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो लास्ट लेक्चर तो उम्मीद है मुझे आप लोग देख के आए होंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था आपको, जो एक एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके सेल होते हैं एम्ब्रियो के अंदर जितने सेल्स होते हैं वो सारे टोटीपोटेंट सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पोटेंसी होती है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाने की। ठीक है, अब जैसे जैसे डिवीजन होती जाती है जो सेल है उसकी पोटेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इवेंचुअली क्या होता है, जो आपका सेल है वो डिफरेंशिएशन में चला जाता है, वो एक अपना फेट जो भी था उसका फंक्शन अटेन कर लेता है। ठीक है, तो यार कोई भी सेल ऐसी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में नहीं जाता, उससे पहले भाई बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है यार, एक आपका नल्ला बेरोजगार सेल होता है, उस वो लेता है कमिटमेंट। ठीक है, कि भाई अब तो मुझे ये बनना है। ठीक है, कमिटमेंट के बाद उस वो दो प्रोसेस से जाता है। सबसे पहले होता है उसका स्पेसिफिकेशन, दूसरा होता है उसका डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो सेल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिटर्मिनेशन के बाद क्या हुआ, जो आपका सेल है उसका डिफरेंशिएशन हो गया। कमिटमेंट क्या थी यार, कमिटमेंट ये थी कि भाई जो अब उसने अनाउंस कर दिया कि भाई मेरी सगाई हो गई, अब कोई और लड़कियां मेरे पास ना आए, भाई अब तो मेरी सगाई हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पेसिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन में क्या होता है यार, स्पेसिफिकेशन जो है कमिटमेंट के बाद का सबसे पहला प्रोसेस है। अब कोई जब निब्बा निब्बी यार कब जब भी रिलेशनशिप में आता है तो भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होनी जानी तो कुछ नहीं होती। ठीक है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कमिटमेंट होती है वो लेएबल होती है। ठीक है, वो रिवर्सिबल होती है। जो कमिटमेंट है वो फॉरन कभी भी चेंज कर सकते हैं भाई, कभी भी पलट सकते हैं। सोच समझ के करना तुम लोग। और क्या होता है स्पेसिफिकेशन में, जो सेल है वो अपने जो सराउंडिंग्स के दूसरे सेल होते हैं उनसे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप लोग चार दोस्त थे। ठीक है, दो ने स्ट्रीम चूज करने से पहले बोला था कि हम आर्ट्स लेंगे, एक ने बोला हम कॉमर्स लेंगे, चौथे ने बोला हम साइंस लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ यार, दो बंदों ने तो आर्ट्स ले ली, मगर जो कॉमर्स वाला था यार वो आर्ट्स वालों के इन्फ्लुएंस में आ गया, उसने भी क्या कर लिया, उसने आर्ट्स लिया, उसने कॉमर्स नहीं लिया। अब जो कॉमर्स वाला था क्या हुआ, वो अपने सराउंडिंग्स के अपने दोस्तों के उसमें इन्फ्लुएंस में आ गया और उसने अपना जो फेट था वो चेंज कर लिया, अपने जो स्ट्रीम थी वो चेंज कर लिया, कॉमर्स के बदले आर्ट्स ले ली। तो स्पेसिफिकेशन में भी ऐसे ही होता है, जो सेल होता है वो अपना फेट जो है कभी भी बदल सकता है भाई, पलट जाता है कभी भी। तो भाई ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं हम डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन में क्या होता है भाई, तो डिटर्मिनेशन क्या होता है, जो आपका स्पेसिफिकेशन के बाद का दूसरा स्टेप होता है वो होता है डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जो कमिटमेंट होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। अब भाई इस निब्बा निब्बे ने भाई काफी साल तक इनका रिलेशनशिप चल गया भाई, इन्होंने घर में एक दूसरे को बता दिया अब तो भाई शादी का कार्ड छपना ही छपना है, अब तो भाई चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब ये कमिटमेंट जो थी वो इरिवर्सिबल नहीं रही, अब कमिटमेंट हो गई इरिवर्सिबल, अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग ने मुझसे बोला मैम एक आधी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो तो मजा आ जाएगा इसका। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने एम्ब्रियो लिया, एम्ब्रियो में ये दोनों जो है न्यूरल सेल है। ठीक है, एक न्यूरल सेल जो है वो स्पेसिफाइड है, एक न्यूरल सेल जो है वो डिटरमाइंड है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को इस एम्ब्रियो से रिमूव कर दिया और एक पेट्री डिश में डाल दिया जिसमें दो मसल सेल्स पड़े हुए थे। ठीक है, मैंने जब पेट्री डिश में डाल के कुछ टाइम तक छोड़ा तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो आपका डिटरमाइंड सेल था वो चेंज नहीं हुआ, उसने अपना फेट चेंज नहीं किया, वो न्यूरल सेल ही बना। ऑन द अदर हैंड जो आपका स्पेसिफाइड सेल था उसने अपना फेट चेंज कर लिया, वो न्यूरल सेल से क्या बन गया, मसल सेल बन गया। मतलब जो अपने सराउंडिंग्स था उनसे इन्फ्लुएंस होकर मसल सेल्स बन चुका है। अब तो ये आपको डिटर्मिनेशन और स्पेसिफिकेशन समझ में आ चुका होगा। अब जो सेल डिटरमाइन हो जाते हैं, जो अपना फेट चेंज नहीं करते, रिवर्सिबल होता है उनका फेट चेंज होना। ठीक है, तो क्या करते हैं वो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिटरमाइन में क्या होता है, आपका जो जीन है वो सिलेक्ट होता है कि इस जीन को एक्सप्रेस होना है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वो जो जीन है वो एक्सप्रेस हो जाता है, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को एक्वायर कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है जो कहती है आपको, ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल आर डिटरमाइंड बट ऑल डिटरमाइन सेल आर नॉट डिफरेंशिएटेड। जितने भी डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं वो सारे डिटरमाइन होते ही होते हैं, उसके बाद ही डिफरेंशिएट होंगे। मगर जितने भी डिटरमाइन सेल है वो ज़रूरी नहीं कि वो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, अलग अलग एनिमल स्पीशीज होती है तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है सेल को स्पेसिफाई करने की। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो तीन टाइप से होता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑटोनोमसली स्पेसिफिकेशन, दूसरा जो होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, और जो लास्ट होता है वो होता है सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है ये इक्वल रहता है डिटर्मिनेशन के। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका सेल होता है अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है उसको पता चल जाता है उनके सेल्स को कि उनको आगे जाके फ्यूचर में क्या बनना है। ठीक है, वो भी बिना किसी और सेल से इंटरेक्ट किए हुए। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इसका जो फेट है वो इसका साइटोप्लाज्म डिटरमाइन करता है। ठीक है, ऑटोनॉमसली स्पेसिफिकेशन में जो सेल का फेट होता है वो सेल का साइटोप्लाज्म ही डिटरमाइन करता है, सेल का साइटोप्लाज्म जो कहेगा वो वही होगा। अब भाई ये कैसे करता है, भाई ये क्या अचंभी चीज़ है, चलो मैं बताती हूँ। जब आपका एक एग सेल और स्पर्म सेल में फ्यूज़न होती है तो क्या होता है उस टाइम पे, फ्यूज़न के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसका होता है, आपको क्या लगता है, मैटरनल होता है या पैटर्नल होता है, मैटरनल होता है ना। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, एग का साइटोप्लाज्म जो होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है। होमोजीनियस नहीं होता इसका क्या मतलब, जैसे ये एग है, एग के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो एग का जो इस साइड है, सपोज करिए ये एक्स mRNA प्रेजेंट है, तो इस साइड जो है वाई mRNA प्रेजेंट है। सिमिलरली इस साइड जो है वो दूसरा टाइप का mRNA प्रेजेंट है।
तो जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे एक ही तरीके का एमआरएनए नहीं प्रेजेंट होता। तो अब क्या होता है यार, जाइगोट में होती है क्लीवेज। अब क्लीवेज होती है तो क्लीवेज से क्या बनते हैं, जो ब्लास्टोमेर्स बनते हैं। अब जैसे जैसे सेल यहाँ पे देख रहे हो आप, इसमें इस सेल में होगी क्लीवेज जाइगोट में, ठीक है। अब जब इस जाइगोट में क्लीवेज हो रही है तब ब्लास्टोमेर जो बन रहे हैं, जिन ब्लास्टोमेर के पास ये जो एमआरएनए है ये डायरेक्टली उनके अंदर चला जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो सेल है वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाई सेल बन जा रहे हैं। अब यार चलो पहले ये बताओ मुझे, कोई भी फंक्शन होता है, कोई चीज़ सेल फंक्शन अटेन करता है तो कैसे बनता है, उसके लिए प्रोटीन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जीन होता है ना, डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है आपका, एमआरएनए बनता है ना। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर वो जो प्रोटीन है वही वो काम करता है। तो सिमिलरली जहाँ पे डिटर्मिनेशन में आपका जो सेल था वो जीन को चूज़ कर रहा था कि किस जीन को एक्सप्रेस होना है, उसके बजाय यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट एमआरएनए ही मिल रहा है, या तो एमआरएनए मिल रहा है या सीधा प्रोटीन मिल रहा है आपके सेल को। तो यार वो तो वही काम करेगा, उसको तो पकी पकाई खिचड़ी मिले तो सीधा वो तो वही काम करेगा, उसका तो जो फेट है वो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है जो आपका ऑटोनोमसली स्पेसिफिकेशन है उसमें आपका जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिसाइड करता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा। इसमें जो आपकी पोटेंसी होती है, पोटेंसी जो होती है आपके सेल की, वो फेट के इक्वल होती है, क्योंकि उसके पास जो इतनी कैपेबिलिटी रही कि वो अर्ली स्टेज में उसको पता चल गया उसको ये बनना है, तो यार वो और चीज़ को सोच ही नहीं पाया, वो और कुछ बन ही नहीं पाया। तो इसलिए इसमें कहा जाता है जो पोटेंसी है वो फेट के इक्वल होती है। और जिस एम्ब्रियो में ये जो सेल है ऑटोनोमसली स्पेसिफाई हो जाते हैं उनको हम मोज़ैक एम्ब्रियो कहते हैं, और ऐसी डेवलपमेंट को हम मोज़ैक डेवलपमेंट कहते हैं। अब यार तुम लोगों ने मुझसे कहा कि मैम यार इसका भी एक एक्सपेरिमेंट करके बता दो, मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया जो ट्यूनिकेट होते हैं, एडल्ट ट्यूनिकेट होते हैं, उनके जो टेल बने हुए होते हैं, टेल के जो सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है माचो एमआरएनए। ये माचो एमआरएनए ही जो है करवाता है टेल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने बताया अब तुम्हें कि ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो लो, एम्ब्रियो में जो ऐसे सेल्स है जो टेल का फॉर्मेशन करेंगे, आगे जाके जो टेल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, उन सेल से आप माचो एमआरएनए को रिमूव कर दो। उन सेल को रिमूव मत करना, माचो एमआरएनए को रिमूव कर दो, ठीक है। जब आपने माचो एमआरएनए को रिमूव कर दिया तो आपने जो देखा, जो एक आपका ट्यूनिकेट बना, उसका एम्ब्रियो में आपने क्या देखा, उसका जो टेल था वो एब्सेंट था, वहाँ पे टेल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। आपने कहा बढ़िया चीज़ है। मैंने कहा एक और ही काम कर दो, जब तुमने एक्सपेरिमेंट करवाया तो तुमने बोला और क्या करना बताओ। मैंने कहा ये जो माचो एमआरएनए तुमने रिमूव करवाया है इसको किसी एक ऐसे सेल में डालो दूसरे ट्यूनिकेट के एम्ब्रियो में जिसमें ये माचो एमआरएनए पहले से प्रेजेंट नहीं था, तुमने वही कर दिया, ठीक है। तुमने एक सेल में माचो एमआरएनए को जो है डाल दिया, ठीक है। अब तुमने क्या देखा, ये जो ट्यूनिकेट बना, एक जो ट्यूनिकेट का एम्ब्रियो बना, इसमें आप तुमने देखी दो टेल की फॉर्मेशन हो गई। इसमें क्या हो गई, दो टेल की फॉर्मेशन हो गई। सो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों आपको दो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो सेल का फेट है वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट क्या, जो सेल के अंदर जो एमआरएनए और प्रोटीन्स पड़े हुए होते हैं जगह जगह पे, उन्हीं को कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। और साथ ही साथ एक चीज़ और समझ में आ जानी चाहिए, जो ऑटोनोमस स्पेसिफाइड सेल का लॉस होता है वो कभी कंपनसेट नहीं हो सकता। अगर ये सेल जो है लॉस हो गया, ये भाई ये सेल किसी भी तरीके से एम्ब्रियो से बाहर निकल गए, तो इनका जो लॉस है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा, वो चीज़ एब्सेंट हो जाएगी जो इन सेल से बननी थी। तो चलो बातों को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया था। इसमें जो कमिटमेंट होती है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। जो सेल है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपना फेट है वो चेंज कर सकता है। वो अपनी पोजीशन चेक करता है, भाई वो किस पोजीशन पे, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो फेट है वो चेंज कर सकता है। और साथ ही साथ जो उसका कंसंट्रेशन, मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी जो है अपना वो फेट चेंज कर सकता है। अब जिनको मॉर्फोजेंस के बारे में नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, ये ऐसे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दूसरे सेल में भी जो चीज़ें इंड्यूस करवाते हैं कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ठीक है। सिग्नल को इंड्यूस करवाते हैं। जैसे भाई मोहल्ले की आंटियाँ नहीं होती, भाई 5G नेटवर्क जिनका चलता है, भाई शर्मा जी की लड़की, शर्मा जी की बेटी ने, शर्मा जी की बहू ने ये करा, शर्मा जी की बेटी ने ये करा, तो वही काम भी है, तुरंत तुरंत जाके सब में सारे सेल में जो इंड्यूस करवाते हैं सिग्नल्स। तो यार जो ये सिग्नल्स है जो भी ये है कैसे इंड्यूस करवा सकते हैं, या तो ये जो जक्स्टर फैक्टर्स होते हैं उनके थ्रू ये जो अपना सिग्नल है वो इंड्यूस करवाएंगे, या तो ये अपने जो सिग्नल है उनको सिक्रेट करेंगे पैराक्राइन फैक्टर, या तो जो इनका लोकल एनवायरनमेंट है उसका अकॉर्डिंगली कि भाई उनके एनवायरनमेंट में, इनके सराउंडिंग्स में कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट है उसका अकॉर्डिंगली भी जो वो जो है अपना जो फेट है वो चेंज कर सकते हैं। अब एम्ब्रियो के ऐसे ब्लास्टोमेर जो अर्ली स्टेज में जो कंडीशनली स्पेसिफाइड हो जाते हैं तो उस एम्ब्रियो को हम कहते हैं रेगुलेटिव एम्ब्रियो, ठीक है। और ऐसे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम कहते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक की उम्मीद करती हूँ आप लोग को भाई समझ में आ गया होगा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी और ऑटोनोमसली स्पेसिफिकेशन भी। अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। सिंथेटिकल स्पेसिफिकेशन भाई साहब है भाई, ये है बड़ी खतरनाक चीज़, क्योंकि ये जो मोस्ट कॉमनली जब आपको इंसेक्ट्स की डेवलपमेंट होती है उन्हीं में देखने को मिलता है, और सबसे बेहतरीन तरीके से ये ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में पढ़ा गया है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसकी खूबियाँ क्या क्या है इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जब एक एम्ब्रियो में अर्ली क्लीवेज हो रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, बेसिकली कैरियोकाइनेसिस भी होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, बट इनके केस में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मतलब जो न्यूक्लियस है सिर्फ वो डिवाइड करते हैं, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होता।
जिसके वजह से क्या होता है, जो आपका एक ब्लास्टोडर्म फॉर्म हो जाता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जाहिर सी बात है भाई, सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो हो गई। अब भाई ऐसा साइटोप्लाज्म जो बहुत सारे न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंथीशियम कहते हैं। इसीलिए समझ में आया अब आपको कि नाम कहाँ से मिला, सिंथीशियल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं और ऐसे साइटोप्लाज्म को हम सिंथीशियम कहते हैं। अब भाई ये जो ब्लास्टोडर्म बना, आप ये चीज़ तो मानते हो भाई, इसमें कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस तो हुई नहीं है। मतलब अभी जो सेल का डिवीजन भी नहीं हुआ है, बट उनको पता होता है कि उनको आगे जाके क्या फॉर्म करना है। भाई जो हमारे सिंथेसिस स्पेसिफिकेशन भाई साहब है, अगर मैं इनकी और तारीफों के बारे में आपको बताऊं तो यार ये हाइब्रिड होते हैं आपका ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का। ठीक है, अब पूछोगे कैसे, तो बताती हूँ यार। तो ड्रोसोफिला का एग होता है, उसके पास भी आपको उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे सर्टेन साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स देखने को मिलते हैं, जो हमने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो भाई वीडियो पीछे जाके देखो, मैं नहीं बताऊंगी, जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, इसका जो सेल का फेट है वो डिटरमाइन करता है, वो डिपेंड होता है कि भाई जो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट है उस पर भी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई, जो आपका सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन है भाई वो दोनों पे बेस्ड है। ठीक है, वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को भी फॉलो कर रहा है, वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक के तो भाई लेक्चर पूरा खत्म हुआ आज का। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।